अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारण में चले मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। अभी हम देखने वाले हैं इसके झांसा का साइंस का प्रैक्टिस सेट 13 देखने वाले हैं। अभी तक हमने 12 प्रैक्टिस कर दिया है और इसका प्लेलिस्ट भी हमने बना दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। और देखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन जो रेलवे सामान्य विज्ञान के इसके झांसा का बुक है, मैक्सिमम क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। तो ये बहुत ज़बरदस्त बुक है और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और अपने पढ़ाई पे लॉकडाउन मत लगने दीजिए। इस लॉकडाउन के अवसर में आप पढ़ते रहिए। और चलिए आगे, आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करके नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चुनाव करें। यानी हमको क्या करना है, सही विकल्प का चुनाव करना है। तो सही विकल्प का चुनाव क्या करेंगे, तो देखिए, त्वरण किसका है, तो त्वरण मीटर पर सेकंड में होता है। एक्सीलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। यानी कि त्वरण किससे मिल गए, 3 से मिल गए। बल का क्या मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो बी को हम 4 से मिला दिए। कार्य का क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो ये जूल से मिला दिए। और आवेग का क्या होता है, आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। न्यूटन गुना सेकेंड, तो आवेग के क्या हो गया, 2। यानी 1 का 3, बी का 4 और सी का 1 और डी का 2। यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मशीन की दक्षता होती है, यानी किसी भी मशीन की दक्षता क्या होती है, उसका 100% से कम होती है। किसी भी मशीन की जो कैपेसिटी होती है उसका 100% से कम होती है, तो नहीं, 100% से कम होती है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बल एवं विस्थापन दोनों सदिश हैं, तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वह क्या होगा। यानी कि बल और विस्थापन दोनों क्या होते हैं, सदिश हैं। तो कार्य का जो मात्रक होता है, हम जानते हैं कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, कार्य का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर। और बल का क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। अगर यहाँ से हम देखेंगे कि अगर बल और इसका जो क्या हो जाए, कार्य जो बल क्या हो जाएगा, इसका जो गुणनफल क्या होगा, ये भी क्या होगा, ये अदिश हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों सदिश होते हैं, तो ये कार्य और बल का जो मात्रक होगा ये क्या हो जाएगा, सदिश अदिश हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए, ये याद रखिएगा कि कार्य बल तथा विस्थापन अदिश गुणनफल होते हैं। क्या होते हैं, कार्य बल तथा विस्थापन क्या होते हैं, अदिश गुणनफल होते हैं। इसीलिए कार्य और बल का विस्थापन का गुणनफल क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती है। तो चंद्रमा पर कोई वायुमंडलीय नहीं है। ठीक है, जब चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है तो ध्वनि बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकता है, इसलिए चंद्रमा पर आवाज़ नहीं सुना जा सकता है। यानी कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम की यात्रा नहीं कर सकती है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक सरल लोलक का 1 सेकंड में दोलन एफ एवं एल उसकी प्रभावी लंबाई है एवं जी गुरुत्वजनित त्वरण है, तो समयावधि टी को दिया जाता है। टी बराबर क्या होता है, टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी द्वारा हम इसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी यही होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्ण चालक के लिए ऊष्मा चालकता का मान क्या होता है। पूर्ण चालक के लिए ऊष्मा चालकता का मान क्या होगा, तो ये आपका हो जाता है अनंत।
पूर्ण चालक के लिए उष्मा चालकता का मान क्या हो जाता है, अनंत होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ठोस में उसका संचरण चलन विधि द्वारा होता है, ठोस में जो होता है उष्मा का संचरण चलन विधि द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक मोटर कार जिसका द्रव्यमान 1200 केजी है 72 किलोमीटर पर घंटा आवर के वेग से चल रही है, उसे ब्रेक लगाकर 80 मिनट में विराम अवस्था में ला दिया जाता है, तो मंदन बल क्या होगा। देखिए मास क्या है, यानी कि एम हमारे पास 1200 किलोग्राम है, ठीक है। अगर इसका यू 72 किलोमीटर पर घंटा है, इसे मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से हम यहीं गुना कर देंगे, तो 18 चौक 72, 4 5 20, यानी यू कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब यू हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड आ गया, और यहाँ v बराबर क्या होगा, v बराबर 0 होगा, तो a का मान ज्ञात करेंगे। a बराबर क्या होता है, a बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। तो v बराबर u माइनस टी निकालेंगे तो v क्या है 0, तो 0 माइनस 20/t कितना कह रहा है 80 मिनट। 80 मिनट में कितना सेकेंड हो गए, तो 8 छक 48, 4800 सेकेंड होंगे, यानी कि 20/4800। तो 20 को 1 0 से 1 0 काट देंगे, 2 से इसको काट देंगे तो 24, यानी कि माइनस का 1/224, ये हमारा ए आ गया। अब मंदन बल निकालना है, तो एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है एम इंटू ए। एम हमारा कितना है 1200 है, यानी कि 1200 गुना 1/240, तो 240 को 1 से काटेंगे तो 24 बचे 120, यानी कि 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन हो जाएगा, और ये किस में आएगा, तो माइनस में, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होगी। किसमें तरंगदैर्घ्य जो होगा वो सर्वाधिक लंबी होगी। तो देखिए निम्न में से 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंगदैर्घ्य में तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होगी। किसमें, 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग में सबसे लंबी होगी, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए किसी कण को एक पूरे चक्कर या कंपन के समय में तरंग जितनी दूरी तय करता है उसे ही तरंग दैर्घ्य करते हैं, यानी कि एक पूरे चक्कर करने में जो दूरी तय करेगा वही तरंग दैर्घ्य होता है। तरंग द्वारा आगे बढ़ने की दर को हम तरंग चाल कहते हैं, ठीक है। और अनुप्रस्थ तरंग का तरंग दैर्घ्य देखिए कितना होता है, 10⁻⁻14 मीटर से 10⁴ मीटर तक होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबा होगा, तो 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले सबसे लंबा होगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों में परावर्तित करती है। क्या करती है, हरे रंग के प्रकाश क्या होती है, वो हमें वापस हमारे आंखों को परावर्तित करती है, इसलिए घास का रंग हरा दिखाई देता है। और प्रकाश में रखी गई वस्तु जिस रंग के प्रकाश को परिवर्तन या अपवर्तन द्वारा हमारे आंखों में भेजती है वह वस्तु हमें उसी रंग का दिखाई पड़ता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि एक वस्तु उस अवतल शीशे से दूरी ज्ञात करें जिसमें फोकल दूरी 10 सेंटीमीटर है, जिससे उसकी वास्तविक प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार का क्या हो जाएगा 4, उसके वस्तु के आकार का क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यू हमारे पास कितना दिया है माइनस का 10 सेंटीमीटर, सॉरी फोकस दूरी दिया है, फोकस दूरी हमारे फोकल दूरी कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तो ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है माइनस, तो माइनस 10 सेंटीमीटर हो गया। हमने यू को मान लिया, यू को x सेंटीमीटर मान लिया, और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी को हमने क्या मान लिया 4 गुना, तो v बराबर क्या मान लिए 4x मान लिए। तो दर्पण सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही होता है। बस इसमें हम f का मान 1 - 10 लगा देंगे, 1/-10 बराबर 1/4x प्लस 1/x। अब ये 4x क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 4, ये 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5/4x माइनस 1/10 बराबर 5/4x। ये 4x बराबर क्या हो जाएगा, 4x बराबर हो जाएगा ये 50 हो जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर।
तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सेकेंड ऊर्जा का उपयोग करते हैं। यानी किस ऊर्जा का विद्युत परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा, ये सौर है, ठीक है, सौर ऊर्जा का डैश का उपयोग करते हैं। तो किस में उपयोग करते हैं? तो फोटोवोल्टिक सेल्स का उपयोग करते हैं। किसका? फोटोवोल्टिक सेल्स का प्रयोग करते हैं। जब सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा से फोटोवोल्टिक सेल्स में हम लोग क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। देखिए, सौर बैटरी या सौर सेल जो फोटोवोल्टाइक प्रभाव के द्वारा सूर्य के प्रकाश के किसी अन्य स्रोत से ऊर्जा को क्या करता है? वो प्राप्त करता है। और सौर बैटरी में लगे सेल प्रकाश को समाहित कर अर्धचालक के इलेक्ट्रॉन को उस धातु के साथ क्या करता है? क्रिया करने को प्रेरित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। तो देखिए, स्थिर अनुपात की बात की जाए, नियम, इसके नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो रासायनिक पदार्थ में जो तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है? तो ये क्या हो जाएगा? स्थिर अनुपात का नियम। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी? तो NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। गैस की मात्रा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल से किसका होता है? P के। तो स्थिर ताप किसी भी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके? दाब के, यानी कि प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है? एकमात्र गैर धातु कौन सी है? तो कार्बन, हीलियम, नियोन। तो हाइड्रोजन एक गैर धातु हो गया। ठीक है, आधुनिक सारणी में बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु की बात की जाए तो वो कौन होता है? तो हाइड्रोजन होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण डैश का एक उदाहरण है। किसका एक उदाहरण है? तो ये संकलन अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका? संकलन अभिक्रिया का। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को अभिक्रिया के क्रम में हटाकर जुड़ना संकलन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं संग्रहित होती हैं? तो कौन सी धातु होती है? तो ये आपका एल्युमिनियम, कैल्शियम, गोल्ड, Au और सिल्वर। देखिए, केरोसिन में पोटेशियम और सोडियम क्या रहता है? संग्रहित रहता है। तो पोटेशियम और सोडियम, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, केरोसिन कच्चे पेट्रोलियम का वह अंश है जो 175 से लेकर 275 डिग्री ताप पर आसुत होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठोस ईंधनों का नकारात्मक पक्ष क्या है? ठोस ईंधनों का नकारात्मक पक्ष देखा जाए तो इनके दहन से राख उत्पन्न होती है। क्या होती है? इनके दहन से राख उत्पन्न हो जाती है। और लकड़ी जलाइएगा तो क्या हो जाएगा? राख हो जाएगा। कोई भी चीज़ जलाइएगा, ठोस चीज़, वो जल के क्या हो जाएगा? राख हो जाएगा। तो इनके दहन से राख उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ग्लूकोज में डैश कार्बन अणु होते हैं। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन अणु होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। तो कार्बन के कितने हैं? तो 6 अणु हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृक कोशिका की कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है? तो समसूत्री विभाजन में मातृक कोशिका से 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। कितना होता है? 2 होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा।
देखिए समसूत्री विभाजन में जितना गुणसूत्र मातृ कोशिका में होता है, विभाजन के पश्चात उतना ही गुणसूत्र पुत्री कोशिका में भी होता है। तो ऑप्शन ए यानी कि 2 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतर शोषण के दौरान फेफड़े डैश के कारण हवा से भर जाते हैं। तो किसके कारण हवा से भर जाते हैं? तो ये फेफड़ों की स्फीति जो होती है, स्फीति के कारण हवा भर जाता है, जिससे श्वास लेने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? अंतर शोषण कहते हैं। तो ये फेफड़ों की स्फीति के कारण हवा जो है वो भर जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे 4 व्यक्तियों का रक्तदाब का मान दिया गया है। इसको ऊपर करना होगा। दिया गया है श्रीमती एक्स, श्री एक्स, श्री वाई, श्री में। तो किसका रक्तदाब सामान्य है ये पूछा गया। नहीं, किसका रक्तदाब जो है वो सामान्य है। तो सामान्य दाब किसका होता है? 120/80 अगर एक जवान आदमी है तो उसका रक्त समान कब होगा? जब उसका ब्लड प्रेशर जो होगा 120 हाइयर होगा और लोअर कितना होगा? 80 होगा। तो 120/80 होगा तो वो आदमी स्वस्थ भी है और यही समान है। तो हम देख रहे हैं कि श्रीमती श्रीबाई का जो है, श्रीबाई का रक्तदाब 120/80 है, बाकी सबका चेंजिंग है। तो श्रीबाई यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता अंग विन्यास निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए डैश उत्तरदायी होता है। तो कौन उत्तरदायी होता है? तो अनुमस्तिष्क उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागत नियमों का प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह क्या था? तो वो जीवधारी था गार्डन पी मटर का उपयोग किया था। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन कि शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? तो शैवाल जो है वो थैलोफाइटा से संबंधित है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए शैवाल में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपने घरों में रहें और पढ़ते रहें।